सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। उत्तराखंड की 2 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से अजय भट्ट ने बाजी मारी है, तो वहीं अजय भट्ट ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। अल्मोड़ा से बात की जाए, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से एक बार फिर अजय टम्टा जीते हैं। प्रदीप टम्टा को फिर मात दी है अजय टम्टा ने, और अजय टम्टा के समर्थकों ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। अन्य 3 सीटों पर भी बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। पौड़ी सीट से बीजेपी के अनिल बलूनी 1 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। टिहरी सीट से माला राज्य लक्ष्मी शाह 1,72,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं हरिद्वार सीट की बात की जाए तो त्रिवेंद्र सिंह रावत करीब 80,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पिक्चर क्लियर होती हुई उत्तराखंड को लेकर नजर आ रही है। यहाँ पर अगर बात की जाए 2 सीटों की, नैनीताल उधम सिंह नगर सीट और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट, इन दोनों सीटों पर नतीजे जो हैं वो सामने आ गए। भारतीय जनता पार्टी की क्लियर यहाँ पर जीत होती हुई नजर आई है, जहां अजय भट्ट नैनीताल उधम सिंह नगर से जीते हैं, वहीं अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से अजय टम्टा जीते हैं। और अब बात करेंगे बड़ी खबर की प्रतापगढ़ से, जहां पर प्रतापगढ़ से सपा प्रत्याशी एसपी पटेल आगे चल रहे हैं। 14,150 वोटों से एसपी पटेल आगे चल रहे हैं। सपा प्रत्याशी एसपी पटेल को 1,72,147 वोट प्राप्त हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल को 1,57,997 वोट मिले हैं। बसपा प्रथमेश मिश्रा को 2,08,835 वोट मिले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रतापगढ़ से सपा प्रत्याशी एसपी पटेल जो है वो आगे चल रहे हैं, और 14,150 वोटों से एसपी पटेल आगे चल रहे हैं। भोला सिंह को 5,06,068 वोट मिले हैं। कांग्रेस के शिवराम वाल्मीकि को 2,63,520 वोट मिले हैं, जबकि बसपा के गिरीश चंद जाटव को 92,642 वोट मिले हैं। भोला सिंह कांग्रेस के शिवराम से 2,42,548 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो बुलंदशहर लोकसभा सीट पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जहां भोला सिंह कांग्रेस के शिवराम से 3,07,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। भोला सिंह को मिले हैं 6,68,000 वोट। आपको बता रहे हैं ये बुलंदशहर की तस्वीर है, जहां पर रुझान जो सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी आगे चल रही है। भोला सिंह ने यहाँ पर आगे चल रहे हैं और जीत चुके हैं यहाँ पर भोला सिंह। आपको बता दें कि और अब बात करेंगे सीतापुर से बड़ी खबर का, जहां बीजेपी प्रत्याशी राजेश वर्मा पीछे हो गए हैं। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर आगे चल रहे हैं। 79,603 वोटों से राकेश राठौर आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीतापुर की तस्वीर है, जहां बीजेपी प्रत्याशी पहले आगे थे। राजेश वर्मा बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो अब पीछे हो गए हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राकेश राठौर आगे चल रहे हैं। 79,603 वोटों से आगे चल रहे हैं। वही रुक करें गाजियाबाद से बड़ी खबर का। गाजियाबाद से बड़ी खबर है, रुझान लगातार सामने आ रहे हैं। बीजेपी के अतुल गर्ग आगे चल रहे हैं। गाजियाबाद से बीजेपी आगे चल रही है, 97,598 वोटों से आगे चल रहे हैं, और अतुल गर्ग को 2,96,861 वोट मिले हैं। इंडिया गठबंधन की डॉली शर्मा को 1,99,000 से ऊपर वोट मिले हैं। तो गाजियाबाद से बीजेपी के अतुल गर्ग आगे चल रहे हैं। 97,598 वोटों से अतुल गर्ग आगे हैं गाजियाबाद में।
तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से, जहां भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉली शर्मा को पछाड़ती हुई दिख रही है बीजेपी। गाजियाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी हैं अतुल गर्ग जो आगे चल रहे हैं और 97,598 वोट से अतुल गर्ग जो है वो आगे चल रहे हैं। अतुल गर्ग को कुल 2,96,861 वोट अभी तक मिले हैं। इंडिया गठबंधन की डॉली शर्मा को 1,99,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। गाजियाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो लगातार रुझान सामने आ रहे हैं और रुझानों के मुताबिक कड़ी टक्कर जो है उत्तर प्रदेश में देती हुई नजर आ रहे हैं इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को। तो ये रुझान लगातार सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में 2 सीटों पर तस्वीर जो है वो साफ हो गई है। और उत्तर प्रदेश में भी 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 35, वहीं कांग्रेस को 44 मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में आगे चल रहा है। और पूरे देश की बात की जाए 543 में से बीजेपी को 296 तो कांग्रेस को 229 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि कांटे की टक्कर इस बार है। जो कहा जा रहा था कि विपक्ष खत्म हो चुका है, वो कहीं यहाँ पर तस्वीर बनती हुई नजर नहीं आ रही है। उल्टा यहाँ पर कड़ी टक्कर देते हुए इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है। जो गठबंधन हुआ वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जी तोड़ ताकत दिखाते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं। जो मेहनत यहाँ पर की गई है, जो तमाम दावे वादे किए गए थे इन चुनावों में, अब उसके नतीजे सामने आने लगे हैं। जनता ने किसके पक्ष में वोट किया है, ये तस्वीरें साफ हो रही हैं। उत्तराखंड की बात की जाए 5 लोकसभा सीटों में से 2 पर जीत बीजेपी की हो चुकी है। अन्य 3 जो सीटें हैं उस पर भी लगभग बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। नतीजे आना बाकी हैं। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी तस्वीर जो है वो चिंताजनक भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि 80 में से यहाँ पर 50 पार करने की बात की जा रही थी, लेकिन 35 पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त नजर आ रही है और इंडिया अलायंस को 44 मिल रहे हैं। और चर्चा हम करेंगे कि किस तरीके से चुनाव परिणाम आ रहे हैं, क्या एनालिसिस है इस चुनाव का। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, इनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सचिन गुप्ता जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, गिरिराज किशोर जी कांग्रेस नेता हैं, दीपक रावत जी यूकेडी प्रवक्ता हैं और प्रेम पंचोली जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रेम पंचोली जी, आपका एनालिसिस, सुबह 8 बजे से जो पोलिंग शुरू हुई, 2 सीटों पर उत्तराखंड के नतीजे भी घोषित हो गए हैं, 3 अन्य का नतीजा आना बाकी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, वोटों की जो गणित हमारे सामने आ रहे हैं, उसकी जोड़ तोड़ और सब उसका जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है, जैसे कि 2 सीटों पर स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। और अन्य जो 3 सीटें हैं, 3 सीटों में भी बढ़त बनाए हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोगों ने भी अपनी बढ़त बनाई हुई है। तमाम लोगों की नजरें इसलिए टिकी हुई है कि जीतेगा कौन। दरअसल क्या है कि जीत का आंकड़ा मैंने पहले वाले सेशन में भी बताया था कि जीत आपको 3-4 तरीके से जीत आपको मिलेगी। पहले आपका हीरो कौन है और आपकी जो परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस मतलब आपके राज्य की, जहाँ पर आप रहते हैं आपके राज्य की सरकार की परफॉर्मेंस क्या है, वो बहुत मायने रखती है। और जो उम्मीदवार है उसका प्रेजेंटेशन क्या है, तो उसका प्रेजेंटेशन लास्ट है, अंतिम है, लेकिन पहले आपकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस दिखाई देगी। और जो आपका हीरो है जिसके नाम पे आप वोट मांग रहे हैं, उसकी प्रेजेंटेशन क्या है, उन तमाम चीज़ों को जोड़ते हुए वोट आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस बार जो स्थिति दिखाई दे रही है, इस बार जो चुनाव के आंकड़े जो सामने, जीत के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, किस तरह से लोगों ने जीत और बढ़त बनाई हुई है, उससे स्पष्ट होता है कि जनता ने जो अपना रुझान दिया है, लोग वो बहुत सारी चीज़ों में एक संतुलित बना करके दिया है। हालांकि कोई वोटों से ज़्यादा, वोटों से बहुत ज़्यादा वोटों का मार्जिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है उत्तराखंड में, लेकिन जो जीत रहा है, वो जो पीछे से दूसरे नंबर पे रह रहा है, कहीं ना कहीं जनता ने ये मैंडेट दिया है कि अभी बहुत सारे काम बाकी हैं।
बहुत सारे काम बाकी हैं, वो आपको करने हैं। हो सकता है कि विपक्षी दल ने अपनी बात को सही तरीके से जनता तक नहीं पहुंचा पाया, ये भी एक कमजोर पक्ष हो सकता है। जिस तरह से टक्कर दी गई है, उस टक्कर से ये लगता है कि विपक्षी दल ने अपनी बात को सही तरीके से नहीं पहुंचाया। जो बढ़त बनी है उम्मीदवार के कारण से, और जनता का स्वयं का रुझान था, जनता का जो समाज में दिखाई देता है कि विकास हुआ कि नहीं हुआ, उन सब चीज़ों को लेते हुए कहीं ना कहीं ये लगता है कि विपक्ष ने अपनी बात को सही तरीके से, जो विपक्ष पार्टी थी इस समय, उसने अपनी बात सही तरीके से जनता तक नहीं पहुंचाई। नहीं तो बहुत सारे अप्रत्याशित आंकड़े तो हमारे सामने होंगे ही, क्यों जिस तरह से एग्जिट पोल बता रहे थे पिछले हम तो 1 महीने की बात करेंगे क्योंकि उत्तराखंड में 1 महीने पहले चुनाव हो गया था। तो 1 महीने से जो एग्जिट पोल बता रहे थे उससे विपरीत परिणाम सामने आए हैं। मैं बता दूं कि हमारे जो साथी सी वोटर करके एक फर्म है जो एग्जिट पोल कर रहे थे, मेरे पास भी आए थे और मेरे साथ 1-2 जगह गए थे, पब्लिक से पूछ रहे थे। लेकिन किस पब्लिक से पूछ रहे थे वो, है ना? तो जिस पब्लिक से वो पूछ रहे थे वो पब्लिक नहीं थी एक्चुअली, वो बहुत मंजे हुए और बहुत जूझे हुए बिल्कुल जन्मजात पार्टियों के कार्यकर्ता थे। उन्होंने तो अपनी बात करनी है। दरअसल एग्जिट पोल के लोग भी जो एग्जिट पोल कर रहे थे, वो लोग आम आदमी तक भी नहीं पहुंच पाए, इसलिए कहीं ना कहीं आंकड़ा भी गड़बड़ा गया है, उसके दूसरे परिणाम सामने आ रहे हैं। पर कुल मिलाकर के हमारे राज्य में जिस तरह से बहुत हो हल्ला हो रहा था कि ये होगा, वो कर देंगे, उस हिसाब से हमारे राज्य के जो 2-3 मुद्दे थे, वो मुद्दे कहीं ना कहीं पब्लिक के दिमाग में रहे हैं और वो रहेंगे। हालांकि वो जैसे 2 सीटों पे स्पष्ट हो गया कि 2 सीटें भाजपा की झोली में गई है, 3 सीटें भी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। लेकिन जनता ने जो मैंडेट दिया है, उनको लगा कि अभी हमारे 3 मुद्दे और हैं। उत्तराखंड के 3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, मूल निवास और भू कानून और अंकिता हत्याकांड। बड़ा ऐसा मुद्दा है कि अंकिता हत्याकांड एक व्यक्ति का नहीं है, वो एक महिला से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि क्या यहाँ जब हम ये हिमालय को देवभूमि कहते हैं, तो क्या देवभूमि में महिलाएं असुरक्षित है? और ये बड़ा सवाल है। ये सवाल कहीं ना कहीं वोटों में ऊपर नीचे करने या जिनको कम वोट पड़े उनके साथ भी सवाल खड़ा हुआ है, तीनों मुद्दों को लेकर के। तो ये समझने की जरूरत है कि हमारे जो राजनीतिक दल है, उन्होंने अपनी बात किस तरह से वोटर्स तक पहुंचाई, वो उस तरह का रुझान हमारे सामने दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। सचिन गुप्ता जी, उत्तराखंड की खासतौर पर बात करें तो 2 लोकसभा सीटों आप जीत चुके हैं, लेकिन जो आप लोग कह रहे थे 5 लाख के ऊपर मतों से आप लोग जीतेंगे, वो मार्जिन कहीं नजर नहीं आ रहा है। सबसे ज्यादा मार्जिन से कोई जीता है तो वो अजय भट्ट जीते हैं, वो भी उतना ज्यादा नहीं है, 5 लाख के पार नहीं गया है। क्या कहेंगे? देखिए दिव्यदर्शिनी जी, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी संगठन हो, जब वो चुनावी प्रक्रिया में जाता है तो वो अपने आप में जो तैयारी करके जाता है, वो तैयारी ये करता है कि वो अधिक से अधिक मतों से जीत के आए और अधिक से अधिक जो है उसको लोगों का जो है प्रेम वोटों के रूप में प्राप्त हो। और ये लक्ष्य भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे उत्तराखंड की बात हो चाहे देश की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा और हमने भी उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं ने एक मन बनाया कि अब की बार जो हमारे प्रत्याशी होंगे वो हम लोग प्रयास करेंगे 5 लाख के मार्जिन से जो है चुनाव को जीत के आए। और मैं इस बात को लेकर जो है उत्तराखंड की, प्रदेश की जनता हो चाहे देश की जनता हो, जिस प्रकार से मैंडेट जा रहा है, उत्तराखंड की 2 सीटें क्लियर हो गई हैं, तीनों पे भी जो है 1-1 लाख का मार्जिन, अब मिनिमम जो है 1-1 लाख का मार्जिन है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत की। और है तो 5 सीटें जो है लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश की जनता दे रही है। उसके लिए मैं देवतुल्य जनता का आभार प्रकट करूंगा। देश की जनता जो कि मैंडेट देने जा रही है, पूर्ण बहुमत देने जा रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए भी सभी देशवासियों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और जहाँ तक बात है उत्तराखंड की, जिस प्रकार जो है अब की बार जब मतदान हुआ, मतदान में जो वोट प्रतिशत गिरा है, जो मत प्रतिशत जहां तक पिछली बार का हमारा आकलन था वहां तक नहीं पहुंच पाया, तो उसके अनुरूप अगर मैं देखूं तो जो हमारे मार्जिन है वो पिछली बार के जो जीत है उसके इर्द गिर्द ही हैं। जिसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक अभी तो आंकड़े खैर स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैं आश्वासन लेके कि जो आंकड़े हैं, जो मत प्रतिशत हमारा 19 अप्रैल को हुआ और जो आज हमारी जीत का अंतर है, वो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं बड़ा है। और जहाँ तक अजय भट्ट जी की बात है तो अजय भट्ट जी भी लगभग 3,80,000 वोटों से जीते हैं।
हमारी महारानी साहिबा 2.25 लाख वोटों से जीत रही है, हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी लगभग 1.25 लाख वोटों से जीत रहे हैं, हमारे अजय टमटा जी लगभग 1.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं, हमारे अनिल बलूनी जी 1.25 लाख वोटों से ऊपर से जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है अगर मत प्रतिशत गिरा है तो, लेकिन जहां तक हम लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर से निकला है, भारतीय जनता पार्टी का वोटर घर से निकला है, उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट करा है और भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो ये कहीं भी जो हमारा आकलन गलत नहीं था। और इसमें जो है हमने जिस प्रकार से आज हम वोटों की गिनती हो रही है तो उसमें हम आश्वस्त इसको लेकर कि जो है भारतीय जनता पार्टी पे और माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के कामों पे जो है प्रदेश की जनता ने मोहर लगाई है और प्रदेश ने ये स्पष्ट किया है कि जो उत्तराखंड सरकार जिस दिशा में जा रही है, जिस विकास रूपी मॉडल को लेकर वो आगे बढ़ रही है, चाहे वो हमने यूसीसी लागू किया हो, चाहे नकल विरोधी सख्त कानून लागू किया हो, चाहे हमने जो है लैंड जिहाद के मुद्दे पे जो है बड़ी कार्रवाई की हो, तो इस पे जो है जनता ने अपना मैंडेट दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, पुष्कर सिंह धामी जी के साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। तो इसलिए मुझे कहीं भी इस बात को जो है कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड प्रदेश की जनता का दिल जीता है और वहीं जो है नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की जनता का दिल जीता है। और यही जो मैंडेट हमारे को जो है भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में मिलने जा रहा है, ये उसका निश्चित रूप से जो है साक्षात प्रमाण है। बिल्कुल। गिरिराज जी, आप लोगों ने जो है बहुत आप लोग आश्वस्त नजर आ रहे थे जब चुनाव प्रक्रिया चल रही थी, उस वक्त आपने कहा जनता बदलाव चाहती है, लेकिन उत्तराखंड में वो बदलाव नजर नहीं आ रहा है। आखिर जो जैसे प्रेम पंचोली जी ने कहा कि शायद आप लोग अपना मुद्दे जनता तक पहुंचाने में नाकाम रहे हैं, क्या वो वजह मानते हैं? बिल्कुल दिव्य दर्शनी जी, ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन है निश्चित रूप से। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में और असेंबली इलेक्शन में दोनों में वोटर का जो माइंडसेट होता है वो अलग अलग होता है। आज सबसे अच्छी बात यह है, मैं आपको बताऊं, इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में पूरे हिंदुस्तान के कि जो वोटर है, आप ये देखिए दिव्य दर्शनी जी, जो रिजल्ट्स बता रहे हैं, और अभी भी मैं आश्वस्त हूं, मैं तो बैठ के अभी भी बोलूंगा, निश्चित रूप से मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। आप ये सोचिए कि 400 पार का नारा देने वाली पार्टी, निश्चित रूप से आप देखिए कि हिंदुस्तान की जो जनता है, जो देवतुल्य जनता है, निश्चित रूप से उसके आगे बौनी हो चुकी है। और ये मिथक है, ये चुनाव जो है, आप ये सोचिएगा, इस चुनाव के जो मैं टैली देख रहा हूँ, रिजल्ट्स देख रहा हूँ, अभी भाजपा स्वयं में पूर्ण बहुमत की तरफ नहीं है। और अभी आप देखिएगा रिजल्ट्स तो जो भी हैं, रिजल्ट्स जो है जो भी आएंगे, लेकिन पार्टी को एक ऊर्जा स्फूर्ति मिली है, कांग्रेस पार्टी को, जो हमारे लीडर है राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, इन लोगों ने जो पार्टी को पोषित करने के लिए इस बीच में जो पूरी तरह से इन्होंने जो काम किया है, निश्चित रूप से लग के काम किया है। एक जुझारू कार्यकर्ता की लीडरशिप क्वालिटी तो है ही उन लोगों में, लेकिन एक जुझारू कार्यकर्ता जिस हिसाब से पार्टी को आगे ले जाने का कार्य करता है, नेतृत्व प्रदान करने का कार्य करता है, वो सारी चीजें हमारी लीडरशिप ने की। और उसी का ये रिजल्ट है, उसी का ये परिणाम है कि जो सामने हमें टैली दिख रही है। और आप ये सोचिएगा आने वाले समय में, क्योंकि इस समय इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हिंदुस्तान की जनता ने जो वोट किया है दिव्य दर्शनी जी, वो ये सोच के भी वोट किया है कि इस बीच में जो 10 साल का टेन्योर भाजपा का था, निश्चित रूप से बेरोजगारी चरम पे हुई है, महंगाई चरम पे रही है। आप ये सोचिए कि मनमोहन सिंह जी जब छोड़ के गए थे, निश्चित रूप से 2014 में लगभग 51 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। आज जो स्थितियां हैं 10 साल में, आज 154 लाख करोड़ का कर्जा हिंदुस्तान पे हो चुका है। आप सोचो, और उसके साथ साथ जो मैंने बात रखी है, निश्चित रूप से जो गरीब लोग हैं, जो गरीब जनता है, आज अगर भाजपा ये बात रखती है, निश्चित रूप से इस बात पे इन्होंने काम किया। इस बीच में आप देखिएगा इस चुनाव में लगातार ये बात बोली गई, 80 करोड़ लोगों को हम लोग राशन दे रहे हैं, 5-5 किलो। कहाँ देश को लेके खड़ा कर दिया आप लोगों ने, दिव्य दर्शनी जी सोचिएगा इस पार्टी ने कि ये लोग जो है उनको सिर्फ उनको एक निश्चित रूप से अपना स्ट्रांग बनाने का कार्य नहीं किया है सरकार ने। सरकार ने एक काम जो किया है कि नहीं, 5 किलो राशन आपको देंगे, आप खाओ, आप अपना पेट भरो, उसके बाद जो है बाकी जो एक्टिविटीज है, जो उनके बच्चों के लिए जो पॉलिसीज होनी चाहिए, वाकई उनको मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, उसमें निश्चित रूप से ये लोग फेल रहे हैं। और मैं अभी 2 सीटों के लिए निश्चित रूप से जो अभी रुझान आए हैं भाजपा के, जो हमारे प्रवक्ता महोदय सचिन भाई, उनको बधाई देना चाहता हूँ। निश्चित रूप से आप बधाई जो आपको है। और आने वाले समय में अभी ये निश्चित रूप से अभी 3 सीटें जो अभी है, काउंटिंग चल रही है दिव्य दर्शनी जी, इसमें रिजल्ट्स जो भी आएंगे निश्चित रूप से सामने होंगे। लेकिन ये निश्चित है कि समीक्षाएं होंगी, समीक्षा पूरी तरह से की जाएगी, कहाँ पे हम लोग, कहाँ पे फेल्योर हम लोगों का रहा, निश्चित रूप से हम लोग
इस पे पूरी तरह से हम लोग मंत्रणा करेंगे ठीक। और आगे जो है निश्चित रूप से जो स्फूर्ति जो ऊर्जा इस समय राहुल जी के नेतृत्व में जो मिली है पार्टी को, निश्चित रूप से इस बात की सराहना होनी चाहिए और हम लोग पूरी तरह से जो है पार्टी के लिए पूरी तरह से पुरजोर तरीके से पूरे जोर के साथ पूरे बल के साथ आगे खड़े रहेंगे। दीपक रावत जी, यहाँ पर जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, 5 में से 2 लोकसभा सीटें बीजेपी जीत चुकी है। यूकेडी का नाम कहीं नहीं आ रहा, हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी जिन्हें आपने समर्थन दिया बॉबी पवार जरूर उत्तरकाशी से आगे चले। क्या आपको अब ऐसा नहीं लगता कि शायद आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा तो नहीं थे, लेकिन इस प्रदेश में अगर कांग्रेस को समर्थन दे देते तो शायद विपक्ष के तौर पर आप लोग आगे बढ़ जाते? दिव्य दर्शनी जी, इससे पूर्व भी हमने एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार कांग्रेस को समर्थन दिया हुआ है। और उसके बाद जब हमने इनकी नीति और नीतियों का जब देखा कि ये इनकी नीतियां जो हैं वो राष्ट्रवादी ज़्यादा हैं, क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं, जो क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं उनसे कोसों दूर हैं, तो उसके बाद जो हमारा अनुभव है वो इतना कटु है कि अब लगता है कि इसीलिए एक यूकेडी वाले बोलते हैं कि इस प्रदेश के लिए एक सांपनाथ और एक नागनाथ है, क्योंकि इनके किसी भी तरीके से इस प्रदेश की जो मूल समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए बात नहीं करते हैं, जो इनके राष्ट्र की जो बातें हैं वो करते हैं। इसीलिए जो है ना हम इंडी गवर्नमेंट के जो संगठन बना तो ना उसके साथ गए, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। और रही बात ये बॉबी पवार जी की, तो देखिए ये प्रदेश खैरात में नहीं मिला हुआ है, ये प्रदेश किसी ने हमें गिफ्ट नहीं किया हुआ है, ये प्रदेश आहुतियों से बना हुआ है, इसके लिए संघर्ष किया हुआ है। और संघर्ष करने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल हो या यहाँ के प्रदेश की जनता हो, उन्होंने बहुत संघर्ष किया हुआ है और संघर्ष करके ही उत्तराखंड क्रांति दल इस प्रदेश में आज भी जीवित है। जबकि हमारे पास कोई विधायक नहीं है, कोई पार्षद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वजूद है, क्योंकि इस प्रदेश को बनाने का जो सपना था, आपके इस पैनल में मौजूद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इनका किसी का सपना नहीं था। ये अलग बात है कि आज की डेट में 2-2 बार राज करने का मौका इनको मिला हुआ है, लेकिन सपना इनका नहीं था। ये अलग पृथक राज का सपना जो था वो उत्तराखंड क्रांति दल का था। दीपक रावत जी, थोड़ा समय लूंगा। इसी आंदोलन से ही उपजा हुआ बॉबी पवार है। बॉबी पवार जो आए हैं वो आंदोलन से आए हैं, और आंदोलन करने पे उनको मजबूर किसने किया? ये दोनों वर्तमान सरकार की और पूर्व सरकारों ने। जो युवाओं के प्रति जो नीतियां हैं इस प्रदेश की, युवाओं का जो असंतोष था, उस असंतोष को लेकर ही उन्होंने आंदोलन किया। उस आंदोलन से ही वो उपजे हैं और वहीं से उन्होंने नेतृत्व करने का अपना संकल्प लिया। और आज आपने देखा होगा कि बहुत दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को बहुत हद तक उन्होंने एक मुकाबला दिया और भविष्य के राजनीति के लिए भी एक संकेत दिया है कि क्षेत्रीय मुद्दों पर ही वो आगे राजनीति करेंगे, तो निश्चित रूप से एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। बिल्कुल। सवाल इसलिए मैंने ये पूछा कि आपने किसी को समर्थन, खासतौर पर विपक्ष को समर्थन क्यों नहीं दिया, क्योंकि आपने जिस तरह से कहा कि ये दोनों ही दल राष्ट्र की बात करते हैं और इन चुनाव में राष्ट्र के मुद्दे ही हावी रहते हैं, सभी ने देखा। तो कम से कम आप लोग मौका तो मिल जाता कि आप लोग सत्ता में तो एक बार आ जाते, तो तब वहां पर जाके जब आप संसद में हो तब जाके अपने क्षेत्र के मुद्दे उठा सकते हैं। क्योंकि अभी अगर क्षेत्र मुद्दों की बात करें उस लिहाज से तो आप लोगों को सीट भी नहीं मिल रही है, कोई प्रत्याशी भी नहीं जीत रहा है। देखिए, सीट मिलना ना मिलना एक राजनीति का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन अपनी आवाज को बुलंद करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज हम मूल गौण मुद्दे हैं इस प्रदेश के, उसको लेकर आज भी अगर हम लोग सड़कों पे उतरे हुए रहते हैं, आंदोलित करते हैं या सत्ता के गलियारों में जाकर आवाज उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं पर अगर आज उत्तराखंड क्रांति दल इस बात को ना उठाए तो कौन उठाएगा? आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी उठाएगी या कांग्रेस उठाएगी? इनको क्या जरूरत है मूल निवास की? इन्हें क्या जरूरत है पहाड़ के सुदूर प्रांत में रहने वाले उस व्यक्ति की जो असहाय रहता है और जो बीमार पड़ा रहता है और जो अपने इलाज कराने के लिए जब रास्ते में आए तो कहीं रास्ते में मर जाता है? इनको क्या जरूरत पड़ी है उसकी, सुदूर प्रांत के रहने वालों की? इन्हें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके जो हित हैं वो राष्ट्रहित हैं। और जो ये प्रदेश बना हुआ है, राष्ट्रहित का विरोध उत्तराखंड क्रांति दल नहीं करता है, लेकिन जहां पर राष्ट्रीय हित क्षेत्रीय हित को प्रभावित करता है वहां पर एक सीमा निर्धारित करते हैं कि क्षेत्रीय मुद्दों का किसी भी कारण से जो गौण जो स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्षेत्र मुद्दे हमेशा होने चाहिए। क्योंकि ये राज्य भारतीय जनता पार्टी के सपने में तो बना नहीं है या कांग्रेस के सपने से तो बना नहीं है। यदि इनका कोई योगदान होता, इनके द्वारा अगर गिफ्ट किया होता तो मान लेते कि ठीक है चलिए, लेकिन ये तो संघर्ष से बना हुआ है ना, तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और निश्चित रूप से हम अभी भी संघर्ष करने में लगे हुए हैं और हमें लगता है कि बहुत जल्द ये बात जनता को समझ में आएगी कि जब तक क्षेत्रीय मुद्दों को हम क्षेत्रीय मुद्दों के साथ क्षेत्रीय पार्टियों को सहायता आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक उनकी मूल समस्याओं का हल नहीं होने वाला।
अच्छा, यहाँ पर प्रेम पंचोली जी, यहाँ पर बात हुई, जैसे गिरिराज जी ने कहा कि आज हमने देश को कहाँ लाके खड़ा कर दिया है कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं और उसमें अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अगर इस पूरे चुनाव की बात करें, एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा सामने आया कि पूरे दुनिया का सबसे महंगा चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव भारत में हुआ। $1 ट्रिलियन इस चुनाव में खर्च किए गए हैं और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को हम अपने देश में मुफ्त राशन दे रहे हैं। तो किस तरीके से इस डिस्क्रिपेंसी को आप देखते हैं, जो बड़ा गैप है कि एक तरफ तो इतना पैसा कि आप चुनाव पूरा करवा सकते हैं लैविशली, और दूसरी तरफ हम अपने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम टिहरी लोकसभा सीट को ले लेते हैं। उसमें आप देखेंगे कि जिस तरह से आंकड़े सुबह से जो आ रहे थे कि ये अभी इतना पहुंच गया, इतना पहुंच गया, एक बार बॉबी पंवार आगे पहुंच गया। जितने लोगों ने बॉबी पंवार को समर्थन किया, उतने लोग न तो किसी पार्टी से उनका समर्थन है, न किसी पार्टी का उनका विरोध है। उन लोगों को सिर्फ रोजगार, स्वरोजगार और एक अच्छा सुशासन चाहिए कि माना किसी दफ्तर में वो जाते हैं तो उनके कागज बन जाने चाहिए, या उनको एक टाइम लाइन बता देनी चाहिए कि तुम्हारे कागज इतने दिन में बन जाएंगे और आप घर जाइए, आपको बुला लिया जाएगा। कई बार हमारे उत्तराखंड में और देश के कई दफ्तरों में लोग दफ्तरों के चक्कर काट काट के परेशान हो जाते हैं, फिर वापस अपने घर चले जाते हैं। क्योंकि जब सत्ता बन जाती है, सत्ता के बाद आम लोगों का, जो वोटर्स हैं, उन लोगों के सामने बहुत सारी दिक्कतें सामने आती है। और जो ये दिक्कतें सामने आ रही है, उसी कमजोर पक्ष को पिछले 10 सालों से भुनाया गया कि हमने इतने हजार लोगों को राशन दिया। हमने कभी ये नहीं सोचा कि जो हमारी जो जमीन है, जो बंजर पड़ रही है, जो ऊसर जमीन है, जो हमारे कल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है, ये इसकी थीम भी यही कह रही है, जो हम अपने दुनिया के लोगों ने ये सोचा है कि ऊसर जमीन को सरसब्ज किया जाए। अगर हम 80,000 लोगों के खेतों को लहला देते, हरा भरा बना देते, तो वो एक स्थायी रोजगार, स्थायी आटा चावल उनको मिल जाता। उनको नियत भी मिल जाती काम करने की, कि काम भी करना पड़ता है और आटा चावल भी मिल जाएगा जी। ये आंकड़े हैं किसी भी सरकार के। वो पहले की सरकार के आप देखिए, 1952 के बाद की जो सरकारें आई है और अब तक जो सरकारें आ रही है, वो उसी गाने को गा रहे हैं जो पहले गाया गया था। नया क्या हुआ? हम ये कहते हैं कि जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जब हम पूरे देश की बात करते हैं, तो हमारे देश की जो सीमाएं हैं, क्या हमने अपने देश की सीमाओं को इतना सुरक्षित कर दिया कि हम देहरादून से 4 घंटे 5 घंटे में चाइना बॉर्डर पे पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते हैं। हमने उन सड़कों को, उन रास्तों को आज भी सही नहीं किया। तो ये राष्ट्रीय सोच की बात ये होनी चाहिए कि हमारे उत्तरकाशी का जो अंतिम गांव है और भारत देश का पहला गांव, इस भाषा में हम उसको कहें तो अच्छा रहेगा, तो जादुंग जो है 1962 में विस्थापित किया गया था गंगोत्री के पास। आज तक उस गांव के लोग सिर्फ 2 तारीख से 4 जून आज तक, मतलब आज 4 जून में, हर साल 2 जून से 4 जून के बीच में वो लोग पूजा करने जाते हैं। पूरा के पूरे गांव को माइग्रेट कर दिया है। उसके बाद चाइना बॉर्डर लग जाता है। तो कभी ये कोशिश नहीं की, वो जबकि सड़क कटी हुई है, बिहारों की सड़क है वहां पर, कभी ये कोशिश नहीं की गई कि हम बॉर्डर को ऐसा बना दें कि जो सैनिक है हमारे वो तो रहे, लेकिन स्थानीय लोगों को भी वहां रहने के लिए मिले, ताकि एक ऐसा माहौल रहे कि यहाँ तक लोग हैं। राष्ट्रीय मुद्दा ये नहीं है कि हमने 80,000 लोगों को खाना दिया है। इसका मतलब अगर आप किसी को बैठे बैठे खाना दे रहे हो, तो आप उसके दिमाग को क्या परोस रहे हो, ये बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने या जो दूसरी विपक्ष के दल हैं, उन्होंने कोशिश नहीं की। अगर हम उत्तराखंड में आते हैं तो उत्तराखंड में आप देखिए कि कमजोर पक्ष कहां से रहा। जो दूसरी पार्टी थी चुनाव लड़ने में बिल्कुल दमखम दिखा सकती थी कांग्रेस, उनके बड़े दिग्गज, आप ये बताओ कि प्रीतम सिंह और हरीश रावत जैसे लोगों ने क्विट कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये एक बड़ा सवाल है इस लोकसभा 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रीतम सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस का और इतने 35 सालों से कांग्रेस के साथ है, विधायक भी रहा है, अभी भी विधायक है, नेता प्रतिपक्ष रहा है, क्या नहीं रहे। उन्होंने लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए क्विट कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हरीश रावत ने मना कर दिया। और उधर आप दूसरी लाइन आप देखेंगे कि राजेंद्र सिंह, जोत सिंह बिष्ट और दिनेश अग्रवाल जैसे दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर के भाजपा में सम्मिलित हो गए हैं। तो जो ये सारा गड़बड़ झाला है, ये सारा का सारा वोट में कमजोरी जो इन दलों को आई है, ये इसका कारण ये भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से
आंकड़ों की जो बहुत ज़्यादा जो टक्कर दी गई है वो जनता का मैंडेट है, पब्लिक का मैंडेट है कि अभी काम बहुत कुछ करने हैं। आपका राष्ट्रीय मुद्दा वही बनेगा जो क्षेत्रीय मुद्दा होगा। बहुत ऐसा ये बहुत गलत फहमी में है पूरे देश के लोग कि राष्ट्रीय मुद्दे और अलग होते हैं और क्षेत्रीय मुद्दे अलग होते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्षेत्रीय मुद्दा तो फिर राशन भी है ना, राशन तो हमारे खेतों में होता है, जो जिसका जितना होता होगा। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय मुद्दे के लिए सोचना पड़ेगा देश के लोगों को। जो आने वाली सरकार है उसको राष्ट्रीय मुद्दों के लिए सोचना पड़ेगा कि राष्ट्रीय मुद्दे, गांव से ही देश बनता है हमारा, और फिर गांव से जब देश बने तो देश के मुद्दे वही होंगे जो गांव के मुद्दे होंगे, जिससे देश बनता है। तो इसलिए राष्ट्रीय मुद्दों पर फिर से चिंतन करने की जरूरत है। जो मुझे लगता है 18वीं लोकसभा के बाद, जो 18वीं लोकसभा में जो चुनाव होंगे, जो सरकार बनाएगी, उनको तो ये सोचना पड़ेगा कि हमारे राष्ट्रीय मुद्दे क्या होने चाहिए। ठीक है। सचिन गुप्ता जी, यहाँ पर बहुत वाजिब बात उठाई है प्रेम पंचोली जी ने, क्योंकि अभी हमने जितना भी चुनाव में बहिष्कार देखे हैं वो रोड के मामले में देखे हैं, मूलभूत सुविधाओं के लिए देखे हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि हमने बड़े बड़े हाईवेज बना दिए, इतने किलोमीटर की सड़कें बना दी हैं, वहीं जो मूल गांव हैं जो पूरे देश को जोड़ते हैं वही जो है रोड से वंचित रह गए हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा बहिष्कार हुए। तो क्या नहीं लगता, इससे पहले भी कहा गया कि आपको अपनी स्ट्रैटेजीज में चेंज करना पड़ेगा जब आप सरकार में वापसी करेंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इन पर मंथन करेगी? क्योंकि जो आंकड़े आप देख पा रहे हैं उसमें कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन आपको टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित रूप से दिव्यदर्शी, चुनाव एक ऐसा लोकतंत्र का पर्व है जिसमें जो है जनता जनार्दन होती है और जनता जो है आपके कामों पर मुहर लगाती है। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद इस देश की जनता देने जा रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हो या नरेंद्र मोदी जी हो या भारतीय जनता पार्टी स्थापित राज्य हो जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो कहीं ना कहीं जो जनहित के कार्य कर रही है, ईमानदारी के साथ उनके कार्य को आगे बढ़ा रही है, प्रयास कर रही है कि उनको जो एक अच्छा जो है जनजीवन देने के लिए जो है सरकार और अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर क्या कर सकती है वो सरकार कर रही है और जनता उस पर मुहर लगा रही है। और जहाँ तक बात है सड़कों का, तो सड़कों पे तो लगातार जो है आज जिस प्रकार जो है पिछली बार कई डिबेटों में रहा तो कांग्रेस के प्रवक्ता गणों ने भी बोला कि अरे भारतीय जनता पार्टी को आज इतना सम्मान और मैंडेट मिल रहा है, नरेंद्र मोदी को कहीं मैंडेट मिल रहा है, तो देश में जो सड़कों का जाल नितिन गडकरी जी ने खड़ा किया उसका लाभ मिल रहा है। तो निश्चित रूप से जो है अगर देश के अंदर सड़कों का जाल खड़ा किया तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, चाहे उसके मंत्रालय जो है नितिन गडकरी जी के पास हो सकता है, उन्होंने और बेहतर अच्छा काम किया। जहाँ तक बात है उत्तराखंड में और अन्य क्षेत्रों में, गांव में, तो अभी जब बीच में बहिष्कार चला तो मैंने इस बात को उठाया भी था। लगभग एक ही गांव जो कि चक्रोता विधानसभा में पड़ता है, चक्रोता विधानसभा जो है लगातार जो है कांग्रेस के पास रही है और लगभग 16, मेरे ख्याल से अगर मेरा आंकड़ा गलत ना हो तो 16 जो है क्षेत्र है, एक ही क्षेत्र में जो है विधानसभा में 16 लोग गाँव ने जो है बहिष्कार किया कि हमारे यहाँ सड़कें नहीं बनी है। तो इसके पीछे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जवाबदेही बनती है कि एक ही क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला, 2-2 बार सरकार में रहने वाला, गृह मंत्रालय संभालने वाला जो है प्रीतम सिंह जी जो है उस क्षेत्र में सड़कें क्यों नहीं बना पाए, इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में प्रयासरत है और पूरा प्रयास, क्योंकि देखिए जब मैंडेट मिलता है, मैं हर बार इस बात में कहता हूं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी सही सत्ता में आती है तो अगले दिन से ही जो है उसकी स्ट्रेटेजी तैयार होती है। और आपने भी कल परसों देखा भी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे के 100 दिन का रोड मैप बनाना तैयार कर दिया है। इसी प्रकार से उत्तराखंड में भी जो है जिस प्रकार से जो है सरकार यहाँ पर आई उसके बाद 100 दिन का एजेंडा तैयार हुआ कि यूसीसी हमने लागू करना है, हमने लैंड जिहाद पे कार्य किया, हमने जो है किसानों को आय को लेकर आगे बढ़ाने का काम हमने शुरू किया। तो भारतीय जनता पार्टी का चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, उनकी स्ट्रेटेजी केवल यही रहती है कि हम जनता के बीच में जाके किस प्रकार से हमारी कमियां कहाँ रही, हम उस कमी को सुधार कैसे सकते हैं। अगर कोई क्षेत्र में कोई व्यक्ति वंचित है या किसी क्षेत्र में कोई गांव सड़क से या पानी से या किसी चीज़ से वंचित हो, तो हम अगली बार हम जब जनता के बीच में जाए तो हमें ये शिकायत का मौका जो है जनता को नहीं देना है। तो इसके लिए निरंतर प्रयासरत जो है भारतीय जनता पार्टी रहती है और उसका परिणाम भी है। 2014 से आप देखिए एक 10 साल का एक लंबा एक बड़ा अंतराल है और 2014 से उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, वो मैंडेट देने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है उनके विश्वास पे, उनके जो उनका एक हमारे ऊपर एक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो विश्वास होता है उस पर खरा उतरने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी भी उनके काम कर रही है। जहां तक बात आती है अभी कि आप 80 करोड़ क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि ये सवाल इसलिए उठ रहा है, 2014 में चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, बहुमत मिला, मोदी लहर आई, 2019 में उससे ज्यादा आपको मैंडेट मिला।
कोशिश यही थी कि इस बार भी मैंडेट उतना मिल जाए, लेकिन आप लोगों का ग्राफ गिरा इस बार क्योंकि इंडिया गठबंधन आप लोगों के सामने था। सवाल आप लोगों से इसलिए उठता है, वो तो सत्ता में नहीं है, आप लोग डबल इंजन की बात करते हैं, आप लोगों के वहां पे अगर चक्राता की बात करते हैं तो फिर जहां पर गणेश जोशी जी मंत्री हैं, विधायक हैं, जहां से वहां के भी कुछ गांवों ने सड़क को लेकर बहिष्कार किया, उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? नहीं, मैं जस्टिफाई तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप एक गांव, एक विधानसभा के 16 गांव जो है अगर बहिष्कार कर रहे हैं तो वहां पे जो है कांग्रेस का प्रतिनिधि तो उनसे जवाब देना चाहिए। और अगर हम अपने गणेश जोशी जी के क्षेत्र की बात करें तो वहाँ 2 गांव ऐसे हैं जिसमें केवल और केवल जो है जंगलात की विभाग की जो है एनओसी के कारण जो है वो बार-बार प्रोजेक्ट जो है, जो सड़क वहाँ पे बननी है वो उसका काम रुक रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ जो है अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पे हमारे मंत्री भी है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस बार जो उनकी वहाँ पे गांव वालों की शिकायत है निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। लेकिन एक लंबे अंतराल से अगर चकोरता में जो है सड़कें नहीं बन रही है, 16-16 के गांव लोग जो है बिल्कुल बहिष्कार कर रहे हैं, तो उसमें तो कांग्रेस की जवाबदेही बनती है। आज कांग्रेस कह रही है कि आप 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात कर रहे हो, क्या 80 करोड़ लोगों को आपने कहाँ पहुंचा दिया? तो भाई ये देखिए कि 2020 में कोरोना की काल में जो है पूरा विश्व जो है उसकी जो है जकड़ में आया, कई कंट्रीज जो है हमारी उनकी जो है अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई। आज हम अपने देश में, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति है, ये उनका जो है कुशल प्रबंधन है कि जिसमें हम 80 करोड़ लोगों को जो है राशन दे पा रहे हैं। और राशन इसलिए दे रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं जो है क्योंकि जब फैक्ट्रियों पे प्रभाव पड़ता है तो कहीं लोग ऐसे भी रहे हैं, कहीं ऐसे मजदूर भी रहे हैं जिनको जो है 2 वक्त की रोटी के लिए भी जो है लाले पड़े, तो उनको स्थापित करने के लिए कि वो स्थापित रहें। जो उनका 2 साल का लगभग टर्नओवर ऐसा रहा कि जहां पर वो 2 पैसे भी नहीं कमा पाए, उनको जो है स्थिर हो, इसके लिए जो उनको राशन दिया गया है। तो इसलिए जो है, और आपने अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो आपके जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अभी चुनाव के जो है तीसरे चरण में आते आते जो है उन्होंने घोषणा करी कि वो 5 किलो राशन दे रहे हैं तो हम 10 किलो राशन देंगे। तो आप कहां ले जाना चाहते थे भाई? जवाब दीजिए इसका जो है। हमने तो अपनी मंशा बता दी कि कोरोना काल में गरीब को, मजदूर को जो है स्थापित करने के लिए, उसका उत्थान के लिए जो है 25 करोड़ लोगों को जो है गरीबी रेखा से ऊपर निकाल के लाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सचिन जी, किया है। सवाल इसलिए तो उठ रहा है क्योंकि स्वरोजगार की बात करते हैं और अन्य रोजगारों से जोड़ने की बात करते हैं। जब हमारे देश के मजदूरों को इजराइल भेजा जा सकता है, जब उनका पंजीकरण करवाया जा सकता है कि आप इजराइल में जाके वहां पर कंस्ट्रक्शन के काम में मदद करें, तो क्या अपना देश इतना समर्थक नहीं है कि हम अपने युवाओं को, अपने बेरोजगार जो लेबर्स हैं उस टाइम पे जो बेरोजगार होते हैं उन्हें रोजगार दे सके? सवाल बस इतना है। देखिए दिव्य दर्शनी जी, मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करता हूं कि अगर सरकार ने जो है हर तर्क के लिए, हर वर्ग के लिए अगर कार्य किया है, तो आज तीसरी बार जो भारतीय जनता पार्टी को ये देश मैंडेट देने जा रहा, तो कहीं ना कहीं जो है ये भारतीय जनता पार्टी के कामों पे, नरेंद्र मोदी की नीति पे, बढ़ती साख पे जो पूरे संसार में बढ़ी है, उसको देखते हुए जो है जनता जो है विश्वास जता रही है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। आज भी जो है भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, और पूर्ण बहुमत की सरकार जो है देश की जनता बनवा रही है, क्योंकि देश की जनता जो है चाहती है नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी।